नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। अभिनंदन। 9/11 की घटना आपको, अमेरिका की आतंकवादी घटना आपको याद होगी। 5,000 लोग उस भवन में थे। 3,000 लोग पलक झपकते ही हलाक हो जाते हैं। आप जानते हैं कि अमेरिका के हृदय पर किस तरह का ये कुठाराघात था, और उस घटना से अभी अमेरिका उबरा ही नहीं था कि चुनाव का समय आता है। चुनाव में बराक ओबामा डेमोक्रेट प्रत्याशी हैं। वो चुनाव प्रचार करते वक्त सौगंध खाते हैं कि अगर मैं राष्ट्रपति बना तो अथक परिश्रम करूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा, तब तक मैं ओसामा बिन लादेन को कानून के हवाले नहीं करता हूं। राष्ट्रपति बनने के बाद वो पहला काम यही करते हैं, घोषणा करते हैं कि वो क्या प्रयास कर रहे हैं। पूरी दुनिया में उनकी एजेंसीज काम कर रही है, ओसामा बिन लादेन की तलाश कर रही है। एक अथक प्रयासों के बाद उनको सूचना मिलती है कि अबोटाबाद नाम की एक नगरी में एक भवन है जहां पर एक व्यक्ति रहता है, लंबे कद का, अपने परिवार के साथ। वो ना फोन इस्तेमाल करता है, ना इंटरनेट इस्तेमाल करता है। परिवार से कोई व्यक्ति कभी घर से बाहर नहीं जाता है, और ऐसे में हमें लगता है कि ये व्यक्ति ओसामा बिन लादेन हो सकता है। सीआईए चीफ को बराक ओबामा बुलाते हैं और पूछते हैं कि आप कितने सर्टेन हैं कि वो व्यक्ति, बराक ओबामा पूछते हैं कि वो व्यक्ति कितना सर्टेन है आप कि वो ओसामा बिन लादेन है। क्योंकि हम एक सार्वभौमिक राष्ट्र पर हमला करेंगे, उस देश में जाएंगे, वहां पर जाके उस व्यक्ति को पकड़ेंगे, या अगर वो हाथ में नहीं आएगा तो एग्जीक्यूट करेंगे। किसी दूसरे देश में जाके इस तरह की घटना करना, और अगर ये सूचना गलत निकली तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, हमारे मान सम्मान के लिए मुश्किल होगी, हमारी रेपुटेशन के लिए मुश्किल होगी। हम ऐसा निर्णय कैसे ले सकते हैं जब तक हम सर्टेन ना हो कि व्यक्ति ओसामा बिन लादेन है। और जब वो सीआईए चीफ लियन पैनेटा से ये बात कहते हैं तो लियन पैनेटा ना बिना किसी घबराहट के, बड़े आत्मविश्वास के साथ एक बात कहते हैं राष्ट्रपति से, सर, वी डू नॉट डील विथ सर्टेनिटीज, वी डील विथ अनसर्टेनिटीज। सर्टेनिटी नाम की चीज हमारे जीवन में नहीं होती है, और हमारे सारे फैसले अनिश्चितता में होते हैं। स्वागत है दोस्तों कि आप निवेश करना चाहते हैं, निवेश करके पैसा बनाना चाहते हैं, वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड का मार्ग अपनाना चाहते हैं, तो ये दुनिया अनसर्टेन है, ये दुनिया अनिश्चितताओं से भरी है। ये दुनिया आपको कभी नहीं बताएगी क्या होने वाला है, क्योंकि ये दुनिया स्वयं नहीं जानती है क्या होने वाला है। तो जब आप सर्टेन नहीं है, और अनसर्टेन दुनिया में अगर आपको अपनी जीवन की सर्टेनिटी पानी है, क्योंकि जीवन तो सर्टेन है ना, बच्चों को स्कूल भेजना सर्टेन है, रिटायरमेंट सर्टेन है, घर बनाना सर्टेन है, अपने सपने पूरे करना सर्टेन है, ये तो सर्टेनिटी है ना। इस सर्टेनिटी को आप कैसे हासिल करेंगे अनसर्टेन दुनिया में? यही तो वो बात है जो निवेश को चुनौतीपूर्ण बनाती है। मेरे 30 साल का अनुभव की गाथा आपको सुनाऊं, मेरे निवेश की गाथा की सबसे बड़ी व्यथा क्या आप जानते हैं? मैं जीवन में जितने लोगों को जानता हूं उसमें केवल 2% है जो फाइनेंशियली फ्री हुए हैं। तो ज्यादातर लोग निवेश में कामयाब क्यों नहीं होते हैं? ये जो सीरीज बना रहा हूं, मास्टर क्लास ऑफ म्यूचुअल फंड्स, हाउ टू सेलेक्ट म्यूचुअल फंड्स, इसमें जो पहला एपिसोड है वो म्यूचुअल फंड्स के बारे में नहीं है, वो इसी अनसर्टेनिटी के बारे में है। हम कैसे शुरुआत करेंगे वही चर्चा मैं आपके साथ में करना चाहता हूं। तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका। कोशिश कीजिएगा कि अंत तक मेरे साथ में बने रहें, और अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है, ये एपिसोड पसंद आती है, तो क्या मैं आपसे गुजारिश करूं कि आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि आपकी कमेंट मेरा मार्ग प्रशस्त करता है कि हमें क्या बात करनी चाहिए। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा पहला एपिसोड। दोस्तों, निवेश में सबसे पहले जो हमें बात समझना है, जिसे मैं नींव का पत्थर कहूंगा, नींव का पत्थर क्या होता है आगे जाके जरूर जरूर मैं आपसे चर्चा करूंगा, वो ये है कि एक सवाल पूछिए, और सवाल अपने आप से पूछिए। और सवाल क्या पूछना है कि मैं क्या करूं कि मैं गलत सवाल ना पूछूं, क्योंकि अगर आपने सवाल गलत पूछा तो जवाब सही होते हुए भी उसका जो परिणाम है वो गलत हो सकता है। क्या आपके साथ कभी हुआ है कि आप एक केमिस्ट की दुकान में गए हैं और केमिस्ट से आपने ये कहा है कि मुझे अपनी दुकान की सबसे अच्छी दवाई दीजिए? कभी नहीं कहेंगे ना, हंसेगा वो आपके साथ। आप उसको एक प्रेस्क्रिप्शन देंगे और कहेंगे कि मुझे ये दवाई चाहिए, और वो दवाई किसने लिखी है? डॉक्टर ने लिखी है, और डॉक्टर ने भी आपसे तमाम सवाल करने के बाद आपको दवाई लिखी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि आपके साथ कभी ये हुआ है कि आपने ये पूछा है कि कौन से म्यूचुअल फंड में निवेश करूं, सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड कौन सा है? बस अगर आपने यहां से शुरुआत की है तो ये सवाल गलत है। आपको सही जवाब भी मिल जाएगा कि ये अच्छा म्यूचुअल फंड है, फिर भी आपका परिणाम सही नहीं होगा।
आपका पहला सवाल, आपकी पहली सोच, आपका पहला इरादा नींव का पत्थर है। जब हमारे घर में पहला घर मेरे सामने बना था, नींव खोदी गई थी, तो उस पत्थर की हमने पूजा की थी जो पहला पत्थर रखा था, क्योंकि मेरे पूरे भवन की सुरक्षा इस बात पर निर्भर करती है कि वो पत्थर कितना मजबूत। उसके बाद किसी दूसरे पत्थर की पूजा हमने नहीं की दोस्तों। तो आपका पहला सवाल क्या है निवेश में, वो सबसे जरूरी बात है। और मेरा अनुभव यह कहता है कि ज्यादातर निवेशक शुरुआत ही गलत सवाल से करते हैं। यहां बेस्ट फंड कोई होता ही नहीं है। अगर बेस्ट फंड होता तो म्यूचुअल फंड बेस्ट फंड ही बनाते ना, इतने सारे फंड्स क्यों बनाते। तो पहली चीज जहां से हमें शुरू करनी है, बेस्ट फंड होता नहीं है, उपयुक्त फंड होता है और हमें उपयुक्त फंड की तलाश करनी है। पर एक बात बताऊं, फंड तो आखिर में आता है, उसके पहले आपको 9 कदम पूरे करने हैं। वो 9 कदम क्या है, सवाल क्या होने चाहिए और सवालों के बाद में निर्णय लेने का तरीका क्या होना चाहिए, अनसर्टेनिटीज की मैं आपसे बात करूंगा। और इन तीनों चीजों को सामने रखते हुए हम समझेंगे कि वो निर्णय लेने की कौन सी प्रक्रिया है जो कि मुझे एक बेहतर निवेशक बनाने में मदद करती है। सबसे पहले अमूमन लोग स्मॉल कैप स्मॉल कैप स्मॉल कैप की गाथा गाते हैं कि जितना पैसा स्मॉल कैप में बनता है कहीं नहीं बनता है। तस्वीर आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। एक साल ऐसा गुजरा मेरे जीवन में जिसको मैं कहूंगा 2009। आप जानते हैं स्मॉल कैप का एक साल का रिटर्न कितना था, 162%। एक साल में आपको स्मॉल कैप ने 162% का रिटर्न दिया। 14-15 के बीच में 95% का रिटर्न दिया और 21 के अंदर 2021 में स्मॉल कैप ने आपको 117% का रिटर्न दिया। पर इसी स्मॉल कैप ने 2008 में 75% का आपको नेगेटिव रिटर्न दिया। देख रहे हैं आप, अगर वो एक साल में आपका पैसा दुगना कर रहा है तो एक साल में आपका पैसा आधा भी कर सकता है, चौथाई भी कर सकता है। ये स्मॉल कैप फंड है। जी हाँ, अनिश्चितताओं से भरा हुआ। अब आप जानना चाहेंगे स्मॉल कैप नहीं तो किसी दूसरे फंड में चला जाता हूं, कहां जाएंगे आप? सेंसेक्स में जाएंगे, स्मॉल कैप में जाएंगे, एफडी में जाएंगे, गोल्ड में जाएंगे, बीएसई 500 में जाएंगे, कहां आप जाएंगे? आप ध्यान से देखिएगा, सेंसेक्स पिछले 15 सालों में एक बार सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला बना है और एक बार सबसे कम रिटर्न देने वाला बना है। स्मॉल कैप ने 4 बार सबसे कम रिटर्न दिया है। गोल्ड ने कम से कम 5 बार सबसे कम रिटर्न दिया है और गोल्ड ने 3 बार सर्वाधिक रिटर्न दिया है। बॉन्ड कहते हैं जो कि रिटर्न नहीं देता है, एफडी कहते हैं जहां रिटर्न नहीं आता है। आप जानते हैं 4 ऐसे साल गुजरे हैं पिछले 15 सालों में जहां एफडी ने सर्वाधिक रिटर्न दिया है। एफडी ने सर्वाधिक रिटर्न दिया है। ऐसी दुनिया में आप निवेश करने आ रहे हैं, मजाक है क्या? यहां पर आप सभी लोग एक ही जगह निवेश करेंगे, आप सभी लोगों का रिटर्न अलग होगा। मेरी ये बात याद रखिएगा। निवेश की दुनिया में ऐसा कोई निवेश नहीं है जो सबको बराबर रिटर्न देता है। आप सभी लोग जो भी मेरी बात को सुन रहे हैं, आप सभी लोग एक ही म्यूचुअल फंड की एक ही स्कीम में निवेश कीजिए। मैं दावा करता हूं कि आप सबका रिटर्न अलग होगा। यहां रिटर्न मिलता नहीं है, यहां रिटर्न प्राप्त किया जाता है। तो यही तो मास्टर क्लास को, इस सीरीज को बनाने का सबसे बड़ा कारण है। और ध्यान से देखिएगा, सबसे बड़ी अनिश्चितता क्या है? मान लीजिए आप लंबे समय तक निवेश करते हैं तो एक गलती आपसे और हो सकती है। एक व्यक्ति है, उसका बेटा 1991 में पैदा होता है और वो अपने आप से वादा करता है कि मेरा बेटा जब 18 साल का होगा तो उसको मैं एक अच्छी कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजूंगा, विदेश भेजूंगा, और जो पहले साल की फीस है वो 50 लाख रुपए है। तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि जब तक वो 18 साल का होगा मेरे पास 50 लाख रुपए होने चाहिए। और कहीं से वो समझता है, कहीं से वो सुनता है कि स्मॉल कैप में लॉन्ग टर्म में सर्वाधिक रिटर्न आते हैं और स्मॉल कैप में एसआईपी शुरू करता है। 10,000 रुपए के एसआईपी शुरू करता है और स्मॉल कैप जबरदस्त रिटर्न उसको देता है। उसका जो पहले साल का 5,000 रुपए के एसआईपी शुरू करता है और जो पहले साल जो 60,000 रुपए वो जमा करता है वो 2 साल निकलते निकलते 3 लाख रुपए हो जाते हैं। हर महीने वो 5,000 रुपए जमा करता है। सन 2000 आते आते उसके पास में 6 लाख रुपए हो जाते हैं। सन 2003 आते आते 10-12 साल गुजर गए हैं, अब उसके पास 8 लाख रुपए हो जाते हैं। 2005 आते आते 15 साल गुजर गए हैं, 15 साल आते आते उसके पास 29 लाख रुपए हो जाते हैं। 16 साल गुजरते गुजरते उसके पास 47 लाख रुपए हो जाते हैं। 17 साल गुजरते गुजरते उसके पास 64 लाख रुपए हो जाते हैं। उसको कितने रुपए की जरूरत थी? 50 लाख रुपए की जरूरत थी। वो बहुत खुश है, वो बहुत खुश है कि मैंने सही निर्णय लिया है।
मेरा पैसा खूब बना है, मुझे 50 लाख रुपए की जरूरत है, पर मेरे बेटे के खाते में 17 साल में ही 64 लाख रुपए इकट्ठा हो गया है। पर उसकी किस्मत खराब थी। अगले साल बाजार में ऐसी गिरावट आती है कि जब उसके बच्चों का एडमिशन कराना है, उसी खाते में जिसमें 64 लाख रुपए हो गए थे, वो गिर के 31 लाख रुपया रह जाता है। जी हाँ, देखा आपने, यहाँ पर निश्चितता नहीं है, अनिश्चितता है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? यही तो वो बात है जो हमें समझने की कोशिश करनी है। ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर रिटर्न हमें चाहिए। हमें लगता है रिटर्न ही तो सब कुछ है। हमें लगता है कि निवेश हम रिटर्न के लिए करते हैं। हमें लगता है कि रिटर्न आएगा तभी तो पैसा बनेगा। आप कहते हैं मैं निवेश इसलिए कर रहा हूं कि मुझे रिटर्न चाहिए, तो मैं रिटर्न पे फोकस क्यों ना करूं? रिटर्न से ही तो मैं आगे बढ़ता हूं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, पर फिर एक मजेदार बात कहता हूं, रिटर्न ही वो चीज है जिस पे आपको फोकस नहीं करना है। या यही तो वो जबरदस्त, कितना पैराडॉक्स है ना। देखिए आप, रिटर्न ही तो सब कुछ है और मैं कहता हूं रिटर्न ही है तो जिस पे फोकस नहीं करना है। तो फोकस किस पे करना है? आप एक विमान, आप हवाईजहाज की यात्रा करने के लिए जाते हैं, आप एयरपोर्ट जाते हैं, आप टिकट खरीदते हैं, आप विमान में बैठते हैं और पायलट कहता है मैं आपका स्वागत करता हूं और स्वागत करता हूं, बैठिए मेरे विमान में, मैं विमान इतनी गति से उड़ाऊंगा कि कोई दूसरा विमान इससे ज्यादा तेज गति से उड़ नहीं सकता है, हम बहुत जल्दी अपनी यात्रा को पूरी करेंगे। और फिर आपसे पायलट पूछता है कि जाना कहाँ है, उसको मालूम ही नहीं है जाना कहाँ है। तो पहली चीज क्या है? जाना कहाँ है या विमान की गति कितनी है? क्या सवाल आप पूछते हैं? क्या आप कभी ये पूछते हैं कि विमान की गति कितनी होगी? आप पूछते हैं जाना कहाँ है। जीवन में यही वो बात है जो हमें समझनी है दोस्तों, जाना कहाँ है। अगर आपने ये निर्णय सही ले लिया, अगर आपने सही सवाल पूछा, तो आपके निर्णय लेने की शुरुआत है, नींव का जो पहला पत्थर है वो सही स्थापित होगा। और वो अगर सही स्थापित होगा तो आपका भवन निश्चित रूप से मजबूत बनेगा, जो आपकी रक्षा करेगा, सुरक्षा करेगा, आपके सपनों को पूरा करेगा। तो पहला निर्णय दोस्तों ये नहीं है कि मुझे पैसा बनाना है। पहला निर्णय ये भी नहीं है कि मैं इतना धन बनाना चाहता हूं। पहला निर्णय ये भी नहीं है कि मुझे इतने रिटर्न की प्राप्ति होनी है। पहला निर्णय ये है कि जहां मैं निवेश कर रहा हूं उसकी प्रवृत्ति कैसी है, उसकी प्रकृति कैसी है। अगर आप उसकी प्रकृति और प्रवृत्ति को अगर आप समझ गए तो सबसे इंटरेस्टिंग बात है। और यहां पर जो हमें सबसे जरूरी बात करनी है वो ये है कि जब ये अनिश्चित दुनिया में है, जिसमें मैंने आपसे सबसे पहले कहा था कि आपका स्वागत अनिश्चितता में हो रहा है, अनसर्टेनिटी दुनिया में आप आ रहे हैं, तो यहां पर आपको क्या करना है? अगर दुनिया अनसर्टेन होती है तो कभी प्रिडिक्शन मत कीजिए, ये कल होगा, ये भविष्यवाणी मत कीजिए, फोरकास्टिंग मत कीजिए। कल ये भी हो सकता है, कल ये भी हो सकता है, दोनों की तैयारी कीजिए। कल बाजार ऊपर भी जा सकता है, कल बाजार नीचे भी जा सकता है, दोनों की तैयारी कीजिए। बात कीजिए अपने आप से, अगर मार्केट गिर गया उस वक्त जब मुझे पैसे की जरूरत है तो मैं क्या करूंगा? आपको ये नहीं समझना है कि बाजार में क्या होना है, आपको ये समझना है कि जब जब मुझे पैसे की जरूरत है, जब 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 भी फ्यूचर में मुझे जितने पैसे की जरूरत है उतना पैसा मेरे पास में हमेशा होना चाहिए। तो आपको एक प्रक्रिया को फॉलो करना है, आपको एक प्रोसेस को फॉलो करना है, जो प्रोसेस आपके लिए एक ऐसा आउटकम लेके आता है कि इस समय, इस सन में, यहां पर इतना पैसा मेरे पास में होना चाहिए। और तब जाके आप अनसर्टेन दुनिया को एक सर्टेन आउटकम की तरफ लेके जाते हैं। पर ये अनसर्टेन दुनिया सर्टेन आउटकम कैसे पैदा करती है? इसको पैदा करने के लिए आपको एक ज्ञान को समझने की जरूरत है, जिसको हम प्रोबेबिलिटीज कहते हैं। जहां भी अनसर्टेनिटी होती है वहां प्रोबेबिलिटीज होती है। ध्यान से समझिएगा। चौमासे का समय है, मानसून का समय है, मैं नहीं जानता कि मेरे शहर में कल सूर्योदय होगा कि बादल होंगे। अनसर्टेन है, अनिश्चित है। क्या कल सूरज आएगा? नहीं मालूम। परसों सूरज आएगा? नहीं मालूम। तीसरे दिन सूरज आएगा? नहीं मालूम। चौथे दिन सूरज आएगा? नहीं मालूम। पर क्या ऐसा हो सकता है कि कभी सूरज नहीं आएगा? ऐसा कभी नहीं होता है। किसान को नहीं मालूम होता है वर्षा किस दिन होगी, फिर भी अपने खेत को जोतता है। जी हाँ, अनसर्टेनिटी का मतलब ये नहीं होता है कि अब जानने की कोशिश करेंगे कि सूर्योदय कब होगा। आप सिर्फ ये कहते हैं कि मैं लगातार इस तरह से काम करूंगा कि एक न एक दिन सूर्य जरूर उदय होगा। तो इस बाजार में जो पहली बात आपको समझनी है ना दोस्तों, वो क्या समझनी है? बाजार को एक संदेश देना है, और संदेश क्या देना है? मैं तेरे पास पैसा बनाने आया हूं। मैं ये जानता हूं कि पैसा कब बनेगा
ये मैं नहीं जानता, पर जब भी मुझे पैसे की ज़रूरत होगी, वो मैं तैयार रखूँगा। मैं तेरे भरोसे नहीं हूँ मेरा पैसा बनाने के लिए। इस बाज़ार की सबसे बुरी बात ये है कि बाज़ार आपको नहीं कहता कि पैसा कब बनेगा, तो आपको बाज़ार को ये कहना है कि मैं तेरे भरोसे भी नहीं हूँ कि मुझे इस वक़्त पैसा चाहिए। अगर आपने बाज़ार को ये कह दिया कि आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से आपका सही निर्णय का मार्ग प्रशस्त होता है। लेकिन इस बात को समझने से पहले एक और बात है, जो म्यूचुअल फंड्स भी आपको इशारा करता है, उसको भी समझने की कोशिश कीजिएगा। आप जहां पर पैसा बनाने जा रहे हैं, वो म्यूचुअल फंड जो आपसे पैसा ले रहा है, वो पैसा लेते वक्त आपसे क्या कह रहा है? मुझ पे भरोसा मत करना। मैं नहीं कहता कि पास्ट रिटर्न जो मैंने लेके आया हूं वो आगे भी आएगा। पास्ट रिटर्न्स आर नो गारंटी फॉर द फ्यूचर रिटर्न्स। और वो एक बात और कहता है कि जो पैसा मैं आपसे ले रहा हूं, वो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। बताइए, पैसा लेने वाला आपको ये कह रहा है। आपके मन के अंदर ये विचार आना चाहिए ना कि अगर वो ऐसा कह रहा है तो फिर मुझे क्या करना चाहिए। यही वो बात है दोस्तों, प्रोबेबिलिटीज को समझना बहुत जरूरी है। और प्रोबेबिलिटीज से प्रोफेशनल्स कैसे डील करते हैं, वो मैंने लियन पेनेटा की बात मैंने आपसे कही थी कि हमें निर्णय कैसे लेना होता है, हम अनसर्टेनिटीज में डील करते हैं। तो उस प्रोबेबिलिटी को कैसे इस्तेमाल करेंगे, आज तो इस सीरीज के पहले एपिसोड में मैं आपसे बात नहीं करूंगा, लेकिन प्रोबेबिलिटीज को आप थोड़ा सा पर्पस को मिलाइए। और पर्पस को कैसे मिलाएंगे, एक छोटा सा खेल मैं आपको बताता हूं, और उस खेल के जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मेरे पास एक सिक्का है, मैं सिक्का उछालता हूं, हेड आएगा तो मैं आपको 100 रुपए दूंगा, टेल आएगा तो आपको मुझे 100 रुपए देने हैं। अगर मैं कहूंगा ये खेल आप मेरे साथ खेलेंगे, तो ये जुआ है कि नहीं है, तो आप कहेंगे भाई जुआ है, हमें क्या मालूम टेल आएगा कि हेड आएगा। हेड आएगा तो आप हमें 100 रुपया देंगे, टेल आएगा तो मैं आपको 100 रुपया दूंगा। तो क्या आप ये खेल मेरे साथ खेलेंगे? आपको खेलने की इच्छा नहीं होगी। मैं चाहता हूं कि खेल मेरे साथ खेलिए, तो मैं एक काम करूंगा, मैं आपको प्रलोभन दूंगा। प्रलोभन क्या दूंगा, लालच क्या दूंगा, लोभ क्या दूंगा? मैं आपसे कहता हूं कि मैं सिक्का उछालूंगा, हेड आ गया तो आपको 200 रुपया दूंगा, और टेल आया तो आपसे 100 ही रुपए लूंगा। क्या अब आप ये खेल खेलेंगे? आपको खेल खेलने की इच्छा नहीं है, पर मन में कहीं ऐसा आएगा, आजमाते हैं ना किस्मत। किस्मत आजमाने में क्या जाता है? अगर हेड आ गया तो मुझे 200 रुपए मिलेंगे, और टेल आया तो 100 ही रुपए देने होंगे। चलो कोई बात नहीं, 100 रुपए का नुकसान मैं सहन कर सकता हूं, लेकिन सामने 200 रुपए कमा भी सकता हूं। और आप ये खेल मेरे साथ खेलने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप ये खेल खेलते हैं, मैं सिक्का उछालता हूं, टेल आ जाता है, आपको मुझे 100 रुपए देने हैं, आपको नुकसान हो गया। हो गया ना नुकसान। अब बताइए, ये खेल जुआ है कि नहीं है? आप क्या कहेंगे? ये खेल तो जुआ है। जी हाँ, जो भी इन्वेस्टमेंट आप दुनिया में करेंगे, जो भी इन्वेस्टमेंट आप जीवन में करेंगे, वो हमेशा जुआ है दोस्तों, हमेशा जुआ है। कोई भी दुनिया का ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं है जो जुआ नहीं है। एफडी भी जुआ है, बताऊंगा आपको आगे जाते किसी स्पीड में एपिसोड में कि क्यों जुआ है। हर इन्वेस्टमेंट जुआ है, पर हर जुआ इन्वेस्टमेंट नहीं है। फर्क समझिएगा, हर इन्वेस्टमेंट जुआ है, पर हर जुआ इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो गैम्बलिंग में और इन्वेस्टमेंट में फर्क क्या है? ये जो खेल है कि हेड आने पर मैं आपको 200 रुपए दूंगा, और टेल आने पर आपसे 100 रुपया लूंगा। एक बार खेलने में आपको नुकसान हो सकता है, 2 बार खेलने में आपको नुकसान हो सकता है, 3 बार खेलने में आपको नुकसान हो सकता है। अगर आप मेरे से शर्त लगाएंगे कि खेल मैं आपके साथ जरूर खेलूंगा, मेरी कंडीशन ये है कि आपको ये खेल हजार बार या 100 बार खेलना है। अब 100 बार मैं सिक्का उछालता हूं, क्या 100 बार टेल आएगा? आपका हृदय क्या कहता है? नहीं आएगा ना। क्या कहता है हृदय आपका? अगर मैं 100 बार सिक्का उछालूंगा और वो फेयर कॉइन है, तो क्या 100 बार टेल आएगा? हरगिज नहीं। आप कहेंगे 50% चांस हेड आने का है, 50% चांस टेल आने का। एक बार उछालने पर ही चांस नहीं होता, एक बार तो 100% ही हो गया। एक बार हेड आया तो 100% हो गया। पर 10 बार अगर आप सिक्का उछालेंगे तो 3 बार टेल आएगा। 20 बार सिक्का उछालेंगे तो 8 बार टेल आ जाएगा। 50 बार सिक्का उछालेंगे तो 20 बार टेल आ जाएगा। लेकिन आप 100 बार सिक्का उछालेंगे तो प्रोबेबिलिटी 50 के आसपास जाएगी। 28, 48 बार, 49 बार, 50 बार, 52 बार टेल आ सकता है। तो अगर मैं सिक्का 100 बार उछालूंगा और 50 बार हेड आ गया, हर बार मैं आपको 100 रुपया, हर बार मैं आपको 200 रुपया दूंगा। आपने 10,000 रुपए कमाए। और 50 बार टेल आएगा, आप सिर्फ मुझे 100 रुपया देंगे। क्या हुआ? मेरे को आप 5,000 दे रहे हैं, मैं आपको 10,000 दे रहा हूं। आप 5,000 रुपया निश्चित कमा के निकलेंगे। जो खेल एक बार खेलने पर जुआ था, 100 बार खेलने पर निवेश बन गया। अनसर्टेनिटीज में प्रोबेबिलिटी इस्तेमाल कीजिए। लियन पेनेटा ने क्या कहा था? 80% प्रोबेबिलिटी है कि वो ओसामा बिन लादेन है, और इसी ने बराक ओबामा जी को निर्णय लेने के लिए
प्रेरित कर दिया। जी हाँ, जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो हमेशा याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट इज ए प्रोबेबिलिस्टिक एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको प्रोबेबिलिटीज को समझना है, और प्रोबेबिलिटीज तब लागू होती है जब उसी काम को आप लगातार और बार बार करते हैं। और प्रोबेबिलिटीज के अंदर आपको रिटर्न पाने की मैक्सिमाइजेशन करना है, रिटर्न का मैक्सिमाइजेशन नहीं करना है। तो बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा, ये बात समझ में आ गई तो आप कभी निराश नहीं होंगे। मुझे इन्वेस्टमेंट करते हुए अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज करने की कोशिश नहीं करनी है, मुझे इन्वेस्टमेंट करते हुए रिटर्न पाने की प्रोबेबिलिटी, रिटर्न पाने की चांसेस को बढ़ाने की कोशिश करनी है। इन्वेस्टमेंट इज नॉट एन एंडेवर वेयर यू ट्राई टू इंक्रीज योर रिटर्न्स। इन्वेस्टमेंट इज एन एंडेवर वेयर यू ट्राई टू इंक्रीज चांसेस ऑफ रिटर्न्स। जी हाँ, और जो व्यक्ति रिटर्न के चांसेस बढ़ाता है ना दोस्तों, फिर उसको रिटर्न प्राप्त होता है। तो ये एपिसोड मैं खत्म करने की आपसे इजाजत चाहता हूं। मैं एपिसोड क्यों बना रहा हूं? सिर्फ एक संदेश देने के लिए, इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कौन सा फंड अच्छा है, कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, सब मत कीजिए। ये बहुत लॉजिकल लगता है। स्टार रेटिंग कौन सी अच्छी है? स्टार रेटिंग का मतलब है किसी तीसरे एजेंसी ने 5 स्टार रेटिंग कहा है, तीसरे आदमी ने कहा है, तीसरे आदमी पे भरोसा होता है, हमें लगता है उस पर हमें भरोसा करना चाहिए, ये एविडेंस है, और आप 5 स्टार रेटिंग के फंड को लेने की कोशिश करते हैं। फिर आप पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हैं, पास्ट परफॉर्मेंस से आपको लगता है अरे मेरे पास प्रमाण है कि इस फंड ने अच्छा किया है। फिर उस फंड को आप दूसरे फंड से कंपेयर करते हैं, फिर आपको लगता है अरे वाह, इस फंड ने इनके मुकाबले भी अच्छा किया है। और इन तीनों को चीज को देख के आपको एक हिम्मत मिलती है, यकीन हो जाता है कि आपने अच्छा फंड ले लिया। फंड अच्छे या बुरे नहीं होते हैं, उनको चुनने का तरीका अच्छा या बुरा होता है। अगर आप गलत सवाल पूछेंगे तो आपको सही जवाब होते हुए भी परिणाम गलत मिलेंगे। अगर आप पूछेंगे बेस्ट फंड कौन सा अच्छा है, किस फंड ने मैक्सिमम रिटर्न दिया, इसका सही जवाब मिलेगा। जी हां, सही जवाब मिलेगा, पर आपका परिणाम सही नहीं होगा। वेट कम करने के लिए आपको ऐसा खाना लोग बताएंगे जिस खाने को खाने से आपका वेट कम हो जाएगा, पर आप कमजोर भी हो जाएंगे, और जब दोबारा खाना खाएंगे तो वेट वापस बढ़ जाएगा। हमें गलत सवाल का सही जवाब नहीं चाहिए, क्योंकि गलत सवाल का सही जवाब गलत परिणाम देता है। हमें सही सवाल ढूंढना है, सही सवाल का सही जवाब ढूंढना है, क्योंकि सही जवाब ही हमें सही परिणाम की तरफ लेके जाता है। और यही वो कारण था कि मैंने पहले एपिसोड, जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स की बातें नहीं कर रहा हूं, इसमें मैं आपके दर्शन की बात कर रहा हूं, आपकी फिलोसॉफी की बात कर रहा हूं, कि किस तरह से आप दर्शन का इस्तेमाल करते हुए अपने निवेश की यात्रा की शुरुआत करेंगे। और वो पहला निर्णय, जिसको मैं नींव का पत्थर कहता हूं, ईश्वर का आप नाम लेते हुए अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो न केवल आपकी यात्रा अनिश्चित दुनिया में आपके लिए निश्चितता लेके आएगी। आपको रिटर्न की सर्टेनिटी नहीं चाहिए, आपको बाजार की सर्टेनिटी नहीं चाहिए, आपको जीवन की सर्टेनिटी चाहिए। हे बाजार, तू चाहे कितना ही ऊपर नीचे हो, हे बाजार तू चाहे कैसा ही करे, हे इकोनॉमी, कुछ भी तुम इकोनॉमी के अंदर ऊपर नीचे हो जाए, तेल के भाव कहीं पर भी चले जाएं, कैसा भी युद्ध हो जाए, मेरा बच्चा इस कॉलेज में पढ़ना जाएगा और उसके लिए मैं समुचित धन की व्यवस्था करूंगा। राइट अमाउंट ऑफ मनी एट राइट टाइम, ये आपका काम है। क्या इस अनिश्चित दुनिया में निश्चित काम किया जा सकता है? यही तो जानने की कोशिश हम अपने एपिसोड दर एपिसोड करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया है तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट मेरे मार्ग प्रशस्त करेंगे। दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, और उनका ज्यादा ध्यान रखिए जो आपका ध्यान रखता है। जीवन किसी के साथ बिताने पर जो आनंद है और किसी चीज में आनंद नहीं है। नमस्कार, जय हिंद।